सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर 23 साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में कार्यकर्ता मेधा पाटकर को सुनाई गई 5 महीनों की कैद की सजा को निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य विधानमंडल के मॉनसून सत्र में सरकार विधायकों द्वारा राज्य के विकास और लोगों की समस्याओं पर उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा कि मंत्रियों को उन सदस्यों की बात का संज्ञान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जो अपने स्थान पर बैठे बैठे बोलते हैं। दिल्ली में सुबह उमस भरे मौसम के साथ न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 अभ्यर्थियों की मौत के मामले में बेसमेंट के मालिक समेत 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी शीघ्र ही केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का पदभार संभालने जा रही हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के कैलाश नाथन ने किरण बेदी को शुभकामना दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर निशानेबाजी में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली मनु भाकर को बधाई दी। उत्तरी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में खाली पड़ी इमारत की दीवार ढह गई। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने छात्रों की मृत्यु की हालिया दुखद घटना पर राज्यसभा में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना बेहद दुखद है। इसे रोका जा सकता था यदि कोचिंग सेंटर्स व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से लागू करते। उन्होंने कहा कि यह संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ नजर रखना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभापति महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पर लोग अपने जीवन की और राष्ट्र के सेवा की अनेक आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं, नए अवसरों की तलाश में ही नहीं, बल्कि कोचिंग के माध्यम से नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थीं, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में, इस चीज में अपना बचाव करते हुए नजर आए। अब यहां पर मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये घटना अचानक हो गई होती तो हमें मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई। मैं सदन के समक्ष यह विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इस विषय पे संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, जिसमें एक कंप्लेंट 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है, जिसमें उसने बहुत साफ लिखा है
कि वो करोल बाग का निवासी है। राव आईएएस के बेसमेंट में परमिशन के बगैर एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूं। अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एनसीटी दिल्ली को रिसीव की गई है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवियांस डिस्क्रिप्शन। रिमाइंडर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 15 जुलाई का रिमाइंडर। उसमें वो ये कहते हैं कि सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू टेक द एक्शन। फिर 22 जुलाई को, एक हफ्ते के बाद, फिर वो रिमाइंडर देता, सर प्लीज टेक एक्शन, द इशू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी इज देयर। एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं इसी बीच में, ये 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं, और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया है। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है, तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया। और मुझे अधिक वेदना इसलिए होती है सभापति महोदय कि दिल्ली में मात्र कुछ दिन पहले पीने के पानी की किल्लत थी और उससे लोगों की जान जहमत में थी। आज सीवर के पानी से जान हलकान है। आप सोचिए कि जो लोग इतने लंबे समय से हुकूमत कर रहे हैं और पहले कहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आज तो एमसीडी भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, और जो कहते थे कि नई राजनीति लाएंगे, वो नई राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की जान कैसी हलकान किए हुए है, और उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ सियासी बयान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद से एमसीडी सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा कि किसी भी शहर के अंदर जल भराव की समस्या का समाधान डीसिल्टिंग के द्वारा किया जा सकता है और नालों और नालियों की डीसिल्टिंग मॉनसून से पहले की जाती है, लेकिन इस बार शहर में डीसिल्टिंग पहले के मुकाबले कम हुई है। वहीं भारद्वाज ने यह भी कहा कि डीसिल्टिंग को लेकर सभी विभागों की मीटिंग पहली बार 6 फरवरी को बुलाई गई थी, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी मीटिंग में उपस्थित नहीं रहे। इसके साथ ही भारद्वाज ने इस मामले में होने वाली जांच में सहयोग देने की भी बात कही। किसी भी शहर के अंदर जलभराव की समस्या को निपटारा करने का किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, एक ही तरीका है डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स, कि वहाँ पे नालियों की गाद निकालने का काम अच्छी तरीके से हो, मॉनसून के आने से पहले हो जाए, तो वहाँ पे जल भराव की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मतलब जब डीसिल्टिंग का समय होता है तो सड़क के किनारे ढेरियाँ दिखती हैं कि गाद निकाल के काले काले रंग की ढेरियाँ जो है लगी हुई होती हैं, जिसको डिपार्टमेंट जो है सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और विधायक ये बात जानते हैं कि नागरिकों के फ़ोन आने लग जाते हैं, आरडब्ल्यूएस के फ़ोन आ जाते हैं, सर 3 दिन से सिल्ट निकाल के रखी हुई है, उसको उठवा दो, सिल्ट रखी हुई है वो दोबारा बारिश आ जाएगी, बह के नाले में दोबारा चले जाएगी, उसको उठवा दो। तो मुझे बात मालूम थी कि इस तरीके के फ़ोन कॉल्स नहीं आए हैं और इस तरीके की ढेरियाँ भी मुझे सड़कों पे नहीं दिखी हैं, यानी कि डीसिल्टिंग इस बार शहर में उस तरीके से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो मैंने उस मीटिंग के अंदर सवाल पूछे थे और उन सवालों का कंटेक्स्ट क्या था वो कई लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कुछ नेताओं को देखा, वो कह रहे हैं कि साहब आप 28 जून को मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी, 28 जून को कोई ना प्लानिंग होगी। तो मैं उन सब लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि ये प्रयास कब से शुरू हुआ। डीसिल्टिंग को लेके मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को, सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था। 6 फरवरी को मैंने नोटिस निकाला टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर साइंटिफिक ड्रेन मैनेजमेंट टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन दिल्ली। और इसके अंदर मैंने बुलाया मुख्य सचिव को नरेश कुमार, वाइस चेयरमैन डीडीए को, कमिश्नर एमसीडी को, सीईओ जल बोर्ड को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जो आशीष कुंद्रा हैं, जो आज की तारीख में एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो वगैरह वगैरह। और ये मीटिंग 13 तारीख को की
कि सभी विभागों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वाटर लॉगिंग को लेके, वरना जनरली ये दोष लगता है, ये एमसीडी की ड्रेन है, ये पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है, यहाँ डीडीए का इलाका आ गया, ये एनडीएमसी का इलाका आ गया। आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार, नॉट इवन वन आईएएस ऑफिसर टर्न्ड अप। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है इन अधिकारियों की वाटर लॉगिंग को लेके, डीसिल्टिंग को लेके। एक भी आईएएस अधिकारी नहीं था। 13 फरवरी को जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स में आपको दिखाता हूं। 6 फरवरी को नोटिस जारी हुआ, ये मिनट्स निकाले और इसके अंदर आखिरी लाइन मैंने लिखी, सिंस वेरियस डिपार्टमेंट्स वर नॉट रिप्रेजेंटेड by their respective secretaries in the meeting, the chairman expressed his displeasure for the same। यानी कि चेयरमैन यानी कि मैंने डिस्प्लेजर दिखाया कि कोई भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुआ। और ये मीटिंग के मिनट्स हमने रिलीज किए और इसके अंदर जो अटेंडेंस शीट है ये मेरे पास है। कई बार कह रहे हैं कि जी अब पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करेगी, पार्लियामेंट जांच करेगी, एलजी साहब खुद जांच करेंगे। जो भी जांच करे, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई विभाग नहीं है इससे संबंधित, मगर मैं ये सारे कागज जो है उस जांच में देना चाहता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जांच करे, माननीय मुझे पता चला है, तो मैं उसके अंदर ये अटेंडेंस शीट देना चाहता हूँ। इसके अंदर सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के अफसर थे। दिल्ली की ड्रेन मैनेजमेंट और वाटर लॉगिंग की स्ट्रैटेजी के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का अधिकारी क्या निर्णय ले सकता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या कर सकता है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। उसके पास ना कोई इनपुट है, ना उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है, इसलिए वो मीटिंग अपने आप में बेकार है। और मुख्य सचिव खुद उस मीटिंग से नाराज थे। इसके बाद 23 फरवरी को मैंने नोट लिखा मुख्य सचिव को। 23 फरवरी को, देखिए सर्दियों का समय है, अभी कोई बरसात का समय नहीं है, हमारी तैयारी तब से चल रही है। 23 तारीख को मैंने नोट लिखा, इन जुलाई 2023 दिल्ली हैड फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग in the areas adjacent to river Yamuna, putting the capital city standstill for the number of days. The government of Delhi had to displace thousands of people who were affected, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारी चीज़ लिखी। फिर मैंने लिखा कि 13 फरवरी को मैंने मीटिंग बुलाई, उसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंटल हेड और सेक्रेटरी नहीं थे। सारे डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल के अधिकारियों के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए थे। इस तरीके की मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और मैंने उसके बाद लिखा मुख्य सचिव को, इसीलिए आपको कहा गया है कि आप इन सभी एचओडीज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनको शो कॉज नोटिस दीजिए। ये मैंने इनको 23 फरवरी को लिखा है। इसके बाद मैंने नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी से कई बार पूछा कि इसके अंदर आपने इन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई की हो तो बताएं। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लोकसभा में सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर में छात्रों के डूबने की घटना पर चर्चा करते हुए इसे शर्मनाक घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जल भराव के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने आए थे, लेकिन ये दुख की बात है कि छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि पिछले 2 सालों से एमसीडी में आपकी सरकार है, बावजूद इसके नालों नालियों की सफाई नहीं कराई गई, जबकि ओल्ड राजेंद्र नगर की जनता ने इसके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में गृह मंत्रालय से एक जांच समिति गठित करने की भी बात की। मैं सुश्री बांसुरी स्वराज, जो इनके इलाके का विषय है दिल्ली वाला, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय सभा पटल पे रखने के लिए अनुमति दी है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death
of these three students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these three students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए, दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए, दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार शाम को हुई भारी बारिश के बाद पानी भर गया। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और भाजपा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मानसून से पहले नाले नालियों की सफाई ठीक ढंग से कराई होती और एमसीडी सही से कार्य करती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ छात्रों की मौत के बाद जनता में आक्रोश देखने को मिला और छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस और नगर निगम ने अलग अलग पहलुओं पर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने भी एक्शन शुरू करते हुए कोचिंग सेंटर के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया है। इसके साथ ही घटना के बाद नगर निकाय ने भवन निर्माण मापदंडों के कथित उल्लंघन के लिए 13 IS कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की और उन्हें सील कर दिया। वहीं इस मुद्दे को लेकर दिल्ली भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ आप कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पहले दिन से हम एक ही बात कर रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड हो, दिल्ली फायर सर्विसेज हो, दिल्ली नगर निगम हो या सरकारी तंत्र का कोई भी ऐसा विभाग जो इस घटना के लिए दोषी है, उनके सब अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके और वहां के जो विधायक हैं, मंत्री आतिशी मार लेना, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली फायर सर्विसेज के चीफ से 9 जुलाई 2024 को इस बिल्डिंग को एनओसी कैसे दे दी, इसकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हर वो अधिकारी, चाहे वो नगर निगम का हो, जल बोर्ड का हो, फायर सर्विसेज का हो, किसी का भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना। और आधे 1 घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली जाम होती है, 4-4 घंटे का जाम होता है, उसकी जिम्मेदार कोई है तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मॉनसून सत्र से पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के विषय में सभी लोग सकारात्मक योगदान देंगे। सभी दल के सहयोगियों का स्वागत है। इसके साथ ही सत्ता और विपक्ष के लोगों से सहयोग करने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में
प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहाँ पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का, मैं अपने सहयोगियों की ओर से सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सब के सहयोग की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान के मूलवास में संत दुलाराम राजकीय चिकित्सालय का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सामाजिक सरोकार के तहत कुलरिया परिवार की ओर से निर्मित करवाया गया यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय क्षेत्र और आमजन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। संत दुलाराम ने गौ सेवा एवं समाज सेवा को अपने जीवन का मंत्र बनाकर करुणा और परोपकार की भावना को जगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति में यह पीएचसी उनके आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और कार्यों का सार्थक सम्मान है। मैं इतना कहना चाहता हूं, समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि समाज के साथ चलने वाले, समाज का ध्यान रखने वाले, समाज के ऐसे कार्य करने वाले जो आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान रहे,
मैं ऐसे भाई संत राम दुलरिया जी की पुण्य स्मृति में चिकित्सालय का निर्माण हुआ है। ये भवन मानव मात्र की सेवा के प्रति कृत संकल्प है। संत दुलाराम जी ने समाज सेवा को अपना जीवन मंत्र माना। गौ सेवा के माध्यम से उन्होंने पशु कल्याण का संदेश दिया, करुणा एवं परोपकार की भावना को जगाया। उनकी स्मृति में अस्पताल का निर्माण उनके आदर्श के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार संत दूलाराम जी को ताली बजा करके उनको भी याद करना चाहिए। मैं उनके परिवारजनों को हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अस्पताल का निर्माण का बीड़ा उन्होंने उठाया। वो काफी दिन से मेरे से कह रहे थे कि मैं एक दिन गांव बुलाऊंगा। मैंने कि काम कहता है? उन्होंने कहा कि साहब अस्पताल का काम है, बहुत अच्छा अस्पताल बनाया है। मैं निश्चित रूप से भाई नरसिंह जी को कहना चाहता हूं कि इस तरह के काम समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं अगर समाज हाथ में लेता है तो वो काम होते चले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रेरणादायक होते हैं, उन कामों से प्रेरणा मिलती है। ऐसे में सिल्वा में इस अस्पताल का निर्माण होने से केवल आसपास के गांव के लोग को बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले सभी मरीजों का उसका बेहतर इलाज हो सकेगा। हमारे यहाँ तो सेवा को परम धर्म माना गया है, यानी कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम नर की सेवा करेंगे तो वो नारायण की सेवा के समान होती है। इस भाव को लेकर के हम चलते हैं। हमारी सरकार मूलभूत चिकित्सा सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ध्येय आम जन को सस्ती एवं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता पूर्वक उपलब्ध हों। कोई भी गरीब पैसे के अभाव के इलाज से वंचित नहीं रहे। इसी सोच के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण हो रहा है। गांव ढाड़ी तक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिबद्धता के साथ मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चिकित्सा सेवाओं का काम हुआ है, यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। मैंने देखा हमारे चिकित्सा मंत्री जी कह रहे थे कि बहुत अच्छी डिस्पेंसरी बनाई है। मैंने कहा आज ही देखिए, क्यों चिंता कर रहे हो? गजेंद्र जी ने कहा कि उसको आगे बढ़ाना है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ाना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के पुण्य कार्य में सरकार हमेशा आपका साथ देगी, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। भाई और बहनों, समाज के अंदर इस तरह के जब काम होते हैं तो कई लोगों के मन में भाव पैदा होते हैं। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। भाई भमड़ जी, नरसिंह जी, पूनम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह के कार्य करते रहें और भगवान आपसे इस तरह के कार्य करवाता रहे, इस तरह की कामना करता हूं। आप सभी लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।